हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का जो चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके स्कूल यानी क्लास 12 के सिलेबस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यानी अलग अलग तरह की जो आप परीक्षाएं देते हैं उसमें भी पूछा जाता है। ऐसा टॉपिक 16 महाजनपद यानी जो भारत के प्रारंभिक राज्य थे जो आपके बुक में मेंशन है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आज कवर करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कौन कौन से वो 16 महाजनपद थे जिनका इतिहास में प्रमुख रूप से नाम आता है, जिनकी चर्चा की जाती है और उनके क्या महत्वपूर्ण भाग या क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत के प्राचीन इतिहास में। पर इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखें, एक और खास जानकारी है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कक्षा 6 से 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, किसी बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, आपकी सारा का सारा अध्ययन बिल्कुल निःशुल्क रूप से दिया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, यानी कोई पैसा भर के या कोई फीस भर के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल निःशुल्क सारे के सारे चैप्टर्स आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि 16 महाजनपद के बारे में क्या चर्चा की गई है। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि ये जो चैप्टर 2 है यानी जो आप पार्ट 2 देख रहे हैं, इस पार्ट 2 को मुख्य रूप से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की चर्चा इसमें की गई है। और ये वो समय था जब क्या हुआ था, लोहे का आविष्कार हुआ, यानी लोहे का आविष्कार। और इस लोहे के आविष्कार के साथ क्या हुआ, इस लोहे के आविष्कार के साथ कृषि का विकास, कृषि का विकास, और कृषि के विकास के साथ साम्राज्यों का विस्तार भी हुआ। साम्राज्यों का विस्तार, क्योंकि इसमें कृषि के विकास के साथ साथ एक चीज और देखी गई, हथियारों का विकास। क्यों? क्योंकि लोहे की मात्रा पर्याप्त होने लगी, तो उससे क्या हुआ, साम्राज्य बढ़ते गए, युद्ध भी बढ़ता गया। ये सारी चीजें हमने इस दौरान में देखी थी। अच्छा, इसी दौरान में और एक महत्वपूर्ण बात हो रही थी, और वो हो रही थी, वो एक और महत्वपूर्ण बात क्या हो रही थी इसी दौर में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन दोनों धर्मों का भी विकास हो रहा था। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों का भी विकास हो रहा था। यानी जो हिंदू, प्राचीन हिंदू सभ्यता में या प्राचीन हिंदू धर्म में कुछ विसंगतियां आ गई कर्मकांड से संबंधित, या जैसे पशु हत्या, पशु बलि, इस तरह की चीजें आने लगी, या वर्ण व्यवस्था जो है बिगड़ती चली जा रही थी, तो इस तरह से लोग इन दो धर्मों के प्रति आकर्षित हो रहे थे और बड़े बड़े साम्राज्य भी बन रहे थे। उसी क्रम में इन बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के ही ग्रंथ से हमें पता लगा और हमें यह सूचना मिलती है कि 16 तरह के महाजनपद, ठीक है, क्या 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का विकास हुआ। और ये जो 16 महाजनपद थे, ये बनते कैसे थे? मान लीजिए एक छोटा कबीला है, इस कबीले से और बड़ा हुआ जन बना, जन से बड़ा जनपद बना, और इन्हीं जनपद से बड़ा महाजनपद हो जाया करता था। यानी कबीला, फिर कुछ लोगों को और मिला के जन, फिर उन जनों के ग्रुप को जनपद, और जनपद से महाजनपद बना करता था। और इस तरह 16 महाजनपदों का मुख्य रूप से वर्णन आया है। बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय में आया है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसकी चर्चा की गई है। वो 16 महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं साम्राज्य, जो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली स्वरूप रखते थे, जिनका राजनीतिक प्रेजेंस या राजनीतिक उपस्थिति दिखाई पड़ती थी, और जो आपस में संघर्ष भी करते रहते थे एक दूसरे से वर्चस्व होने में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन के उभरा मगध। ठीक है, मगध,
जिसकी राजधानी राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र भी हुई, मगध, और मगध के साथ साथ और वो कौन से महत्वपूर्ण महाजनपद थे, इनकी चर्चा हम करेंगे। पर इस बैकग्राउंड को आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी काल में खास करके ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के ही काल में दो महत्वपूर्ण राजवंश आए, जैसे मौर्य वंश और आगे आया गुप्त वंश। बाकी छोटे छोटे तो आ ही रहे थे, ठीक है। तो इसकी चर्चा भी हमने अलग से की है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो ये पूरा जो बाइफर्केशन या पूरा जो ये चार्ट जैसा माहौल आप देख रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आइए अब समझते हैं कि जो प्रारंभिक राज्य में, आपकी किताबों में एनसीईआरटी में मेंशन है कि प्रारंभिक राज्य से मतलब कि कौन कौन से वो राज्य थे जो शुरू में इस्टेब्लिश हुए थे उत्तर वैदिक काल में। ये जो पूरी कहानी है वो क्या है, ये उत्तर वैदिक काल के बाद की कहानी है, जब लोहे का आविष्कार हो चुका था। वैदिक काल में वो तो देखा नहीं जा रहा था, उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने नहीं देखा था। तो ये मामला पूरा उत्तर वैदिक काल का है, उत्तर वैदिक काल, ये पूरा उत्तर वैदिक काल का मामला है। इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, यानी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 जो बीसी था, काल को महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों? भारत में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण चीजें आई। ठीक है, ये ऐसा काल था जब बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। कुछ राजनीतिक बदलाव यानी राजनीतिक एकीकरण पहले कभी नहीं हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य, वो देखने को मिला। आर्थिक रूप से भी थोड़ी समृद्धि आई, सामाजिक परिवर्तन भी आए। इतिहासकारों का मानना है कि लोहे का व्यापक प्रयोग किए जाने लगा और लोहे के प्रयोग से हथियार का निर्माण हुआ और उससे खेती के उपकरण भी बनने लगे, जैसे लोहे के हल जिससे खेतों की जुताई कर जा सके। अब लोहे के आविष्कार से दो महत्वपूर्ण चीजें हुई, एक तो बड़े बड़े हथियार बनने लगे, तो बड़े बड़े युद्ध के लिए बड़े बड़े साम्राज्य तैयार होने लगे, और दूसरा सबका पेट भरने के लिए अब कृषि की उपज भी बढ़ गई, क्योंकि लोहे के हथियार, लोहे के हल, कृषि उपकरण बनने लगे। तो इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। इस काल में किसान लौह निर्मित उपकरण से खेती करके अधिक अनाज उत्पन्न करते थे और लोहे के उपकरण के प्रयोग से कृषि भूमि तेजी से बढ़ने लगी और कृषि का उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि से फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नगर बसने लगे। नगरों की पूर्ति के लिए भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो कृषि का अनाज मिलने लगा, और नगर के साथ साथ बड़े बड़े साम्राज्य बने, बड़े बड़े युद्ध भी देखने को मिले। ये सारी चीजें इस काल में देखी जा रही थी। कृषि उत्पादन से नगर की आवश्यकताएं पूरी की जाने लगी और नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। तो अगर महत्वपूर्ण नगरों के विकास की आप चर्चा उस दौर में करें तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोशिला, तक्षशिला, ये सारे महत्वपूर्ण जो तोशाली, तक्षशिला, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण नगरों के बारे में चर्चा आती है। सुवर्णगिरी। लोहे के हथियार के प्रयोग के कारण समाज में योद्धा वर्ग का महत्व बढ़ने लगा, सैन्य शक्ति बढ़ने लगी और बड़े बड़े राज्यों की स्थापना प्रारंभ हुई। और ये जो बड़े बड़े राज्य की स्थापना प्रारंभ हुई, उसी में हम 16 महाजनपदों की चर्चा करेंगे। और एक खास बात कि बौद्ध और जैन सहित विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। अब बौद्ध और जैन सहित विभिन्न विचारधाराओं का विकास इसलिए हो रहा था कि मैंने आपको बताया कि एक नए धर्म, एक नए पैटर्न की तरफ चला जा रहा था। जो सनातन हिंदू धर्म में कुछ विसंगतियां आ गई थी, उससे लोग उससे भाग रहे थे, वर्ण व्यवस्था से भाग रहे थे। राजाओं ने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रमोट किया। तो ये स्थिति उस समय में चल रही थी। तो अब आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कि 16 महाजनपद का क्या कंसेप्ट था। 16 महाजनपद वो प्रमुख कौन कौन से थे। तो एक तो आप ध्यान रखिएगा कि इनकी जो पहली बार चर्चा आई है वो बौद्ध धर्म में, पहली बार जो चर्चा आई है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको अलग से फिर से लिख रहा हूं, अंगुतर निकाय। इसमें पहले 16 महाजनपदों की बात आई है। और एक जैन धर्म का भी ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती सूत्र में भी इसकी चर्चा आई है। तो एक तो ये दो ग्रंथों का नाम रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों की सूची प्राप्त हुई है, ठीक है।
यद्यपि महाजनपदों की नामों की सूचियां एक जैसी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद हैं जो एक जैसा ही दोनों में लिखा गया है, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये कुछ ऐसे महाजनपद हैं जिनका एक ही नाम दोनों में लिखा गया है, कहीं कहीं एक महाजनपद के लिए अलग अलग नामों की भी चर्चा की गई है। तो अब एक एक करके जरा उन महाजनपदों को देखते हैं। अब इसमें देखिए, मुख्य रूप से अगर आप देखें तो जिन राज्यों को कवर किया गया है इस महाजनपद में, इस तरह से थोड़ा सा आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। रटने को तो हम एक एक करके लिख ही सकते हैं। जैसे बिहार, कॉलम हम अगर बना लें, अगर हम यहां पर एक कॉलम बना के चलें, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, खासकर उसमें आंध्र प्रदेश, और भारत के बाहर। तो 16 महाजनपदों में यही आपको ऐसे स्थान मिलेंगे जहां ये महाजनपद आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये 6 ऐसे स्थान मिलेंगे जहां पर आपको 16 महाजनपद दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर एक आध चीजों का अगर एग्जांपल देखा जाए, जैसे मान लीजिए अंग है, अंग, वज्जी या वज्जी कहते हैं बेसिकली, अंग, वज्जी, ठीक है, मगध। मुख्य रूप से ये 3 आपको ऐसे महाजनपद हैं जो बिहार में दिखाई पड़ेंगे, इनकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे कौशल, मल्ल, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का इलाका मिला के, ठीक है, चेदी, ठीक है, इस तरह के जो मल्ल, हाँ चर्चा हो गई है, इस तरह के महाजनपद उत्तर प्रदेश में आपको देखने, सूरसेन, ठीक है, ये सारी चीजें। राजस्थान में जैसे मत्स्य एक ही है, मत्स्य जो जयपुर के आसपास है। मध्य प्रदेश में जैसे अवंती, ठीक। दक्षिण भारत में एक ही आंध्र प्रदेश के पास, उसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, अश्मक जिसे बोलते हैं, अश्मक, ठीक है। भारत के बाहर विशेष रूप से कांधार और कांधार, ये जो कांधार महाजनपद है ये आपको भारत के बाहर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक और महाजनपद है, उसकी चर्चा भी अभी करेंगे। तो मैंने उदाहरण की तरह से आपसे बताया कि इस तरह के जो महाजनपद हैं ये आपको अलग अलग स्थानों में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अंग, वज्जी और मगध, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण आपको महाजनपद हैं जो बिहार से दिखाई पड़ेंगे, और बाकी इनपुट इसमें ऐड करते जाएंगे। कौशल, मल्ल, इंद्रप्रस्थ, चेद, सूरसेन 5 है, 3 और उत्तर प्रदेश में ऐड होंगे। तो ये राजस्थान में एक ही है, मत्स्य जो जयपुर के पास राजधानी थी। मध्य प्रदेश में अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, जिसमें माहिष्मती भी शामिल था। दक्षिण भारत में अश्मक जो आंध्र प्रदेश का, भारत के बाहर कांधार है। ठीक है, तो इस तरह के महत्वपूर्ण महाजनपदों की सूची आएगी। आप प्रदेशों के हिसाब से भी इसमें चीजें लाकर रख सकते हैं। अब आइए एक एक चीजों का इसमें अध्ययन करते हैं और फिर जो चीजें छूटी होंगी उसको ऐड भी करते हुए चलेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का मिला है, उसमें सबसे पहले हम अंग की बात करते हैं। तो आज ये बिहार का भाग है और इस आधुनिक मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। तो बिहार में मुंगेर और भागलपुर आज भी 2 जिले हैं, वो दोनों जिले अंग वाला महाजनपद में शामिल हैं। इसकी राजधानी चंपा थी, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। और व्यापार और सभ्यता का केंद्र था। मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था। तो मगध बगल में ही आपको पता है वो दक्षिण बिहार का भाग था, पटना से लेके और पूरा गया जिला तक वो था पार्ट, और मगध के साथ तो सबका संघर्ष रहता था। तो एक ये अंग आपका महत्वपूर्ण रूप से आता है। प्रारंभ में अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध को परास्त किया, लेकिन बाद में मगध ने क्या किया? अंग को अपने अंदर शामिल कर लिया। तो अंग को ऑलरेडी हम बिहार के कॉलम में डाल चुके हैं। फिर आता है नंबर काशी का। हाँ देखिए, ये उत्तर प्रदेश में छूट रहा है, काशी। ठीक है, तो काशी क्या है?
काशी, आज का जो वाराणसी क्षेत्र है वो काशी के अंतर्गत आता है और इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। यह सबसे प्राचीन नगर कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं बार बार। सबसे क्या कहलाता है? प्राचीन नगर, ठीक है, विद्वानों का नगर कहा जाता है। और गंगा नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है। वरुणा और अस्सी नदी के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। और इसका भी कई बार संघर्ष चला, हालांकि यहां से वैवाहिक संबंध भी मगध साम्राज्य से देखा गया। तो ये व्यापार और समृद्धि, अपने शिल्प यानी कलाकारी, ज्ञान, इसके लिए जो है फेमस था और एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। और कौशल राज्य से सदैव संघर्ष इसका चला। कौशल राज्य जो अयोध्या, फैजाबाद और श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी, उससे इसका संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वज्जी, ये 8 राज्यों का संघ था। एक चीज और आप ध्यान रखिए, एक चीज आप और ध्यान रखिए, जो ये महाजनपद थे, जो ये महाजनपद थे, ये महाजनपद का 2 तरीके का पूरा डिवीजन था उनके प्रशासन का। कोई कोई गणराज्य था या गणतंत्र कह सकते हैं, कोई कोई गणतंत्रात्मक था और कोई कोई राजतंत्रात्मक था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता था गणतंत्रात्मक में गणों का समूह राज करता था, समूह राजा था एक तरह से, या समूह राज करता था। मतलब लोग चुन लेते थे, गणों का मिलकर समूह बनता था, वो गण जो है वही राज करते थे। राजा का पुत्र राजा राज नहीं करता था। और यहां क्या था? राजा का राजा या राज परिवार, मतलब एक राजा, उसका बेटा, उसका राजा, ये राजतंत्रात्मक में था। तो जो गणतंत्रात्मक राज्य वाले महाजनपद थे, उसमें क्या होता था? कई छोटे छोटे गणों का, जनों का समूह होता था, वही उसको रूल करता था। इस केस में जो ये वज्जी था, ये 8 राज्यों का एक संघ था और इसकी यहीं पर राजधानी वैशाली थी। और इसी 8 राज्यों में एक था लिच्छवी। और ये माना जाता है विश्व का पहला लोकतंत्र, विश्व का प्रथम लोकतंत्र, जहां पर लोगों के द्वारा चुनकर शासन किया जाता था, है ना। तो 8 राज्यों का संघ ये वज्जी था, ये भी बिहार का पार्ट था। लिच्छवी यहां पर एक 8 राज्यों में था और वज्जी स्वतंत्र राज्य था। बाद में मगध के शासक ने, अजातशत्रु ने इसे कब्जा कर लिया था, लेकिन इसकी राजधानी वैशाली थी और ये एक तरह का गणतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक नहीं था। तो अंग हमने देख लिया बिहार का, वज्जी हमने देख लिया बिहार का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मल्ल, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश के देवरिया कुशीनगर जिले के आसपास फैला हुआ था। कौन कौन सा जिला? ध्यान रखिए, ये गोरखपुर और देवरिया लिखा हुआ है, अब कुशीनगर भी एक जिला हो गया है। कुशीनगर, ये कुशीनगर वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध का क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब जहां पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ठीक है, तो ये वो पूरा राजधानी फैला हुआ था, इसकी राजधानी कुशीनगर थी। और ये भी एक संघ का गणराज्य था जहां पर संघ मिलकर शासन करते थे। इसमें 9 राज्य शामिल थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्ल पर मगध ने अधिकार कर लिया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा जगह। तो अगला हमने क्या देखा? मल्ल देख लिया। चेदी, ये आधुनिक बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, इसमें ये सारे, इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी और महाभारत में चेदी नरेशों का उल्लेख किया गया, तो ये भी उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। कुरु, इस महाजनपद में आधुनिक दिल्ली, मेरठ और खास करके मेरठ में ही हस्तिनापुर है, जहां पर वो कुरुक्षेत्र वाली लड़ाई, मतलब कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में है, लेकिन कुरु वंश, इंद्रप्रस्थ, पूरा महाभारत वाला जो कालखंड आता है वो यहां से संबंधित है और ये भी उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा दिल्ली का भी भाग है। राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली में स्थित है, आज भी इंद्रप्रस्थ वहां पर है। महाभारत में कुरु का उल्लेख किया गया है, तो ये भी एक महाजनपद था। पांचाल, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में फैला हुआ है। तो देखिए, ये पांचाल जो है, ये एक हमारा उत्तर प्रदेश में छूटा था, इसको हम जरूर ऐड कर लेंगे। ठीक है, पांचाल नरेश की ही पुत्री द्रौपदी, आपने पांचाली कहते थे। ठीक है, तो पांचाल भी इसमें शामिल है, ये एक आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ 8 महाजनपद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, तो ये पांचाल, और पांचाल की राजधानी कंपिल या फर्रुखाबाद थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं मत्स्य। इसकी चर्चा मैंने आपसे अभी की है, जो कहां है? राजस्थान में, अलवर, जयपुर आदि क्षेत्र में है। सूरसेन जो है, ये मथुरा उसकी राजधानी थी, है ना। सूरसेन की सॉरी, सूरसेन का काफी जिक्र आता है ऐतिहासिक काल में, और जो ये महाजनपद है वो आज का जो मथुरा वाला इलाका है वहां पर इसकी चर्चा आती है।
और अवंतीपुत्र यहाँ का राजा था जो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, और यहाँ पर बहुत सारा बौद्ध प्रचार भी कराया गया। अश्मक, ये मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में स्थित था, और पोतन या पोटिल इसकी राजधानी थी। और आंध्र प्रदेश आज का जो इलाका है यहां पर ये अश्मक पाया जाता था। तो अश्मक की चर्चा हमने कर ली। गांधार और कंबोज, ये दो वो महत्वपूर्ण हैं जो भारत के बाहर स्थित हैं। तो ये गांधार एक्चुअली इसको कर लीजिए, अब गांधार कहते हैं। गांधार जो पूरा अफगानिस्तान का इलाका है, ठीक है, भारत के जैसे जम्मू कश्मीर है ना, मान लीजिए अपना ये जम्मू कश्मीर है, तो इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो पूरा इलाका है वो दोनों इधर ही फैले हुए हैं। तो गांधार और कंबोज, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण जो है आपके महाजनपद है। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। आप इस तरह से इसको बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं। बिहार में कौन कौन सा, अंगवज्जी और मगध। अभी इसकी मैं चर्चा आपसे मैं रिवीजन कराऊंगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। तो कंबोज गांधार जनपद का पड़ोसी राज्य था और इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी, और कंबोज का उल्लेख महाभारत में भी है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये मैप में। और गांधार क्या है, कश्मीर, वर्तमान पाकिस्तान, पेशावर, रावलपिंडी, सब पाकिस्तान का इलाका है, सब भारत में हुआ करता था कभी। हाँ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला क्या है, इसकी राजधानी थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर हमने अभी चर्चा की कुछ देर पहले, जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य की चर्चा अलग सेशन में करूंगा तो बताऊंगा कि यहीं पर क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था, और अशोक यहां पर विजयी रहा था, तब से उसका कीर्ति फहराने लगी थी। व्यापार और शिक्षा के लिए, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय एक तरह सबसे प्राचीनतम कहा जाता है, यहीं पर ऋषि कह लीजिए या गुरु कह लीजिए, चाणक्य वहां पर प्रोफेसर थे, यानी कि एक बहुत बड़े शिक्षक थे जो पढ़ाते थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बैठाया था। तो गांधार बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस रखता है। अवंती, ये तो मध्य प्रदेश मैंने आपको चर्चा की। अब मध्य प्रदेश में भी इसमें दो भाग हुआ करते थे। इसका उत्तर भाग जिसकी राजधानी अवंती का उज्जैन हुआ करता था, दक्षिणी भाग जो है माहिष्मती, सुना है ना आपने, माहिष्मती साम्राज्य अजेयम वाला इलाका था। तो ये आप तो एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरात मध्य प्रदेश को ये सबको अपने आप में ये मालवा प्लेट्यू जो है। अवंती एक महाजनपद प्रमुख था। आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश का कुछ भाग था। भंडारकर के अनुसार अवंती राज्य उत्तर और दक्षिण दो भाग में था। तो उत्तर भाग में जो है राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती थी। इसकी चर्चा भी हमने की है। हाँ, वत्स, अब ये देखिए, यमुना नदी के किनारे था, जो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, और जो आधुनिक प्रयागराज के पास कौशाम्बी इसका क्या था, राजधानी था। तो एक तो वत्स भी इसमें आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, वत्स, ये इंपॉर्टेंट एक छुटा हुआ था। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अब महाजनपद उत्तर प्रदेश में भी हो गए, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेंगे हम। ये उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हो गए, ठीक है। इस तरह 16 महाजनपद की लिस्ट बनती है। तो वत्स जो है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद या प्रयागराज के पास ये जगह है, ये उस इलाके में फैला हुआ था। यहाँ का शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन था, जिनका नाम उदयन था। उदयन महात्मा बुद्ध से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म की इन्होंने शिक्षा ले ली थी। यही इलाहाबाद के पास ही प्रयाग प्रशस्ति पाई गई है, जो समुद्रगुप्त की है, जिसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रूप से की गई है। कौशल की बात मैंने आपको बताई, जो आज का फैजाबाद, अयोध्या जो जिला, तो अयोध्या जिला हो गया है, और ये कौशल फैला हुआ था। ये राम राज्य से संबंधित कौशलपुर को कहा जाता है। रामचरितमानस में एक वर्णन आता है कि प्रावीस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कौशलपुर का बहुत चर्चा आती है, और जो श्रावस्ती थी, ये इसकी राजधानी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु इसी के अंतर्गत आती है। और लास्ट में मगध, जो सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, वो शासन जिसकी चर्चा आज तक होती है, वो शासन जिसने भारत को एक राजनीतिक एकीकरण दिया। ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक एकीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, मतलब ये कि जिसके द्वारा एक पूरा भारतवर्ष ऐसे बड़े साम्राज्य में स्थापित हुआ, जितना बड़ा साम्राज्य पहले स्थापित होता हुआ देखा नहीं गया, ठीक है। तो मगध महाजनपद आज का जो पटना और गया जिला है, यानी दक्षिण बिहार आप कह सकते हैं, वहां पर ये शामिल था। यहां पर ये पूरा आप देख सकते हैं, ये मगध वाला जो इलाका है। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, राजगृह कहते थे, जिसका मतलब होता है राजाओं का घर, और ये मुख्य रूप से पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ था। लेकिन वहां वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा था जो चाहिए था, तो बाद में राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई थी। पाटलिपुत्र यानी पटना राजधानी बनने से मगध का उत्कृष्ट बहुत बढ़ा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रूप से उसने मगध को आगे बढ़ाने में हेल्प किया। हेल्प इसलिए किया कि जैसे गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन, इन नदियों से वो घिरा था वो जगह। तो सबसे पहले क्या होता था कि जल, यानी अगर आप मगध के उत्कृष्ट की बात करें, मगध
मगध के उत्कृष्ट का कारण, इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। क्यों मगध इतना महान बना महासाम्राज्य? एक पहला आएगा इसमें भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अब भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है? यहां पर ये तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। इसका मतलब उसको क्या क्या चीजें मिल जाती थी इससे? परिवहन, भाई जलमार्ग से परिवहन हो जाता था। अब गंगा नदी को आप देख लीजिए, आज भी भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 बनाया गया है। कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। तो गंगा नदी का लगभग भारत में अभी प्रेजेंट के भारत में या आप टोटल अगर गंगा नदी का कह लीजिए तो 2500 किलोमीटर से ऊपर का रन है उसका। तो सब जगह मिला दिया जाए तो परिवहन जो है गंगा नदी पर बहुत अच्छा हो सकता था। सोन नदी भी बड़ी नदी है, तो एक तो उनको व्यापार करने में उससे आसानी हो जाती थी, दूसरा उससे सुरक्षा हो जाता था। चारों ओर से वो नगर सुरक्षित हो गया, जल मार्ग से घिर गया है तो सुरक्षा भी उनको मिल जाती थी। तीसरा उनका था, दूसरा लोहे की उपलब्धता। जो मगध साम्राज्य है उसके आसपास लोहे की पर्याप्त चीजें मिल जाती थी। और जो बिहार के बाद में मगध ने पूरा साम्राज्य बढ़ा लिया तो बिहार में काफी लोहे का खान इस तरह के मिलने लगा, तो उससे उनको हथियार बनाने लगे, बड़े साम्राज्य को बढ़ाने में आसानी मिली। तीसरा जो उत्कृष्टता का कारण बना कि बहुत कुशल राजा भी आए मगध में, अजातशत्रु से लेकर और फिर बाद में मौर्य साम्राज्य और पूरा गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य वंश में, फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त, ये सब मगध के शासक थे। तो इतना बेहतरीन शासन व्यवस्था भी मिला, इसलिए मगध का उत्कृष्ट बना और मगध एक सबसे सक्सेसफुल, महत्वपूर्ण और सबसे सफल महाजनपद बनकर उभरा था। ठीक है। 4वीं शताब्दी में मगध के शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दी, जो आजकल पटना कहलाता है। इनका राजनीतिक इतिहास में मगध का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत का राजनीतिक इतिहास राज्यों के मध्य प्रभुत्व स्थापना के लिए लड़े गए संघर्ष का इतिहास माना जाता है। ठीक बात है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब ये महाजनपद थे तो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए इतिहास सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो 16 के 16 महाजनपद थे, ये आपस में संघर्ष करते रहते थे। मगध ने पहले वज्जी के तरफ, फिर उसके अलावा अंग के तरफ निगाहें की, फिर मल्ल को अपने में कब्जा किया। अवंती और मगध का बड़ा संघर्ष चलता रहता था, काशी और कौशल का संघर्ष चलता रहता था। तो संघर्ष आपस में बहुत चलता रहता था और बाद में अंततः इसे मगध को ही सफलता मिली और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सबसे सर्वशाली, एक तरह से सर्वशक्तिशाली महाजनपद बनकर ये उभरा। और बाद में यहीं पर फिर कई तरह के वंशों की स्थापना हुई और बड़े बड़े साम्राज्य भी स्थापित हुए। ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वही चर्चा की गई है कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो मगध के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उत्तर में गंगा, पूर्व में सोन, पश्चिम में चंपा, इसके अतिरिक्त दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, यानी ऊपर 3 नदियां और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, इसको पूरा सेफ्टी प्रोवाइड करती थी, जिससे यहां पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। मगध की शक्ति को बढ़ाने में उसके लोहे की खदानों ने भी बहुत भूमिका निभाई और शासकों को लोहे के उत्तम और प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र तैयार करने में सुविधा प्राप्त हुई। तो एक भौगोलिक स्थिति, उसी भौगोलिक या भूगोल का भाग आप कह लीजिए, लोहे की उपलब्धता और शासकों की कुशल राजनीतिज्ञता ने मिलकर मगध को एक बहुत सफल और सबसे बड़ा साम्राज्य या महाजनपद बनकर उभरने का अवसर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगध के शासकों के पास बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें बड़ी संख्या में पैदल, घुड़सवार, अश्वारोही, गज यानी कि हाथी वाले सैनिक भी शामिल थे। सेना लोहे के उत्तम शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित थी। अब मगध का प्रशासन में अलग टॉपिक में करूंगा, इसको आप जरूर देख लेंगे, लेकिन इससे आपको पता लग सकता है कि इतना बड़ा सेना, इतनी विस्तृत सेना का मगध के पास वो मौजूद थी कि मगध एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बनकर उभरा था। इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मगध की कृषि, ये भी आप इसमें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट, कृषि योग्य भूमि। देखिए, बिहार में और पूरे भारत में भी सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। तो ये जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती थी, अभी भी पाई जाती है। और इससे क्या है, वहां कृषि करना आसान है, तो ज्यादा कृषि का उपज होगा तो जाहिर सी बात है सबको ज्यादा अच्छा अनाज मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी। तो यहाँ के किसान बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन किया करते थे क्योंकि मिट्टी उपजाऊ थी। इससे व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत फलता फूलता था।
है ना। और शासक व्यापारी उत्पादों पर कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, इससे शासक वर्ग को अच्छा इनकम भी मिलता था, तो राज्य को कमाई अच्छी होती थी, तो राज्य उतना ही मजबूत होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए रूरल इकोनॉमी अगर डेवलप होगी आज के डेट में भी, अगर किसान मजबूत होंगे तो आपकी इकोनॉमी मजबूत तो होगी ही। और उस समय तो इकोनॉमी का मतलब ही केवल कृषि था, अब तो बहुत कुछ हो गया है। पहले के जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को महान बनाया। बिंबिसार ने तो कहा ही जाता है कि ठीक से मगध को बसाया। फिर अजातशत्रु और महापद्मनंद जिसने नंद वंश की स्थापना की, जिसके आखिरी शासक धनानंद हुए, जिसको मार के मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये राजा ने तो बहुत, इन राजाओं ने तो बहुत महान बनाया ही, इन राजाओं की नीतियों से उसको और सुदृढ़ बनाया। और बाद में आप अगर राजाओं को ऐड करना चाहें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहा गया, ऐसे ऐसे राजाओं ने भी इस मगध महाजनपद या मगध साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार बनाने में सहायता निभाई या भूमिका अदा की। तो ये एक महत्वपूर्ण, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया, लेकिन हम एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेंगे। जो हमने 16 महाजनपद बनाए हैं, तो एक बार एरिया वाइज करते हैं। तो चलते हैं बिहार में। तो बिहार में कौन सी 3 मिली आपको? अंग, वज्जी और मगध। ठीक है, ये तीनों बिहार में है। 8 आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में है, इस तरह आपको याद हो जाएगा। 8 3 11 तो यहीं से हो जाएंगे, और टोटल मिला के 16 है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। 7 और ध्यान रखने होंगे। तो 8 में कोशल उत्तर प्रदेश, मल्ल जो कुशीनगर वाला इलाका है, इंद्रप्रस्थ जो मेरठ यूपी वाला इलाका है, मेरठ दिल्ली, चेदी, ठीक है, सूरसेन मथुरा वाला काशी जो आप बनारस वाला है, पांचाल पूरा बुंदेल इधर फरुखाबाद वाला वत्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा क्या? राजस्थान। राजस्थान में एक ही है मत्स्य से, जो जयपुर राजधानी है। मध्य प्रदेश में अवंती बहुत महत्वपूर्ण है, माहिष्मती साम्राज्य वाला। दक्षिण भारत अश्मक, यानी अश्व पर, मान लीजिए अश्मक को अश्व या घोड़े से जोड़ लीजिए, घोड़े पे जोड़कर घोड़े पे चढ़ के हम दक्षिण भारत चले गए, तो अश्मक कैसे ध्यान रखेंगे। और भारत के बाहर देखें तो 2 है, एक गांधार और एक कंबोज। ये 2 ऐसे हैं जो भारत के बाहर है। तो 3 बिहार में, 8 उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1 और भारत के बाहर 2। इस तरह कुल टोटल 16 महाजनपद होते हैं। 16 महाजनपद। इस तरह से आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं कोई डाउट समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको समझ में आया तो भी बताइएगा। बाकी इसको डिटेल में और इससे संबंधित जो चीजें वो अलग अलग टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। एक और बेहद खास जानकारी आप ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com, www.magnetbrains.com, जहां पर एक जगह आपको चीजें बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए वेबसाइट पर आते हैं और आपने सीबीएसई 7 to 12 हिंदी सेलेक्ट किया, तो हिंदी मीडियम की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो क्लास 12 अगर आते हैं तो गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ सकते हैं। बाकी क्लासेस को अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको पूरा एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है वो चीज आपको बताई जाती है। हर चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन या कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कराया जाता है। छोटे छोटे टॉपिक में वीडियो टुकड़े में भी डिवाइड करके आपको दिया जाता है। सैंपल पेपर दिया जाता है, पिछले साल के क्वेश्चन कराए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारी चीजें भी आपको ऐसे एक एक करके सारी चीजें कराएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से चैप्टर खुल के आ जाएगा। यहां से आप नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो वेबसाइट में भी आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप वेबसाइट से पढ़िए, हमारे यूट्यूब से पढ़िए या एप्लीकेशन ऐप से पढ़िए, हर जगह ये 100% मुफ्त है, कहीं आपको कोई पैसा नहीं भरना है। तो फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।